कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। आंखों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पाँव के लिए महावर, एक एक अंग, एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था। आज यह परिपाटी नहीं रही। आज प्रत्येक रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है, यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वो 15 साल से इस कंपनी में थी और वह समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने में ही व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केसों के बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले और जब अपने अस्त्रों से सजकर वह दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा है। वह मेज के पास खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज़ की ओर लगे हुए थे। वो चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाएं और उसे इसी अंदाज से खड़े देखें। इसी अंदाज से ये उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से काल पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि यह चंचल नव यौवन उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है, वह किसी आश्रम के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी उत्सुक थे। 10 ही मिनट के बाद उनकी मोटर की आवाज़ आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई। प्रौढ़ावस्था में भी प्रेमी की उद्विग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती। वह किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था उसकी गर्दन की शोभा बढ़ा रहा था, चमक रहा था। कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी न हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उसके जीवन की सारी अभिलाषा पूरी हो गई। बोले, मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया, क्षमा कीजिएगा। ये तो आपके आराम का समय होगा। तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे ज़्यादा और आराम क्या हो सकता था कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए क्या आपको मनोधन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी। निर्मल कांत ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहे मुझसे मिलना पसंद करें ना करें, पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊंगा। तारा ने भी मुस्कुरा कर उत्तर दिया, उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर ना आ जाए। क्यों? मेरे लिए ये मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, तुम इसे विनोद समझ सकती हो, मगर कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगी। दोनों तरफ से इस प्रीति को निभाने के वादे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब विदा हुए। 1 महीना गुजर गया। कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठ बातें करते, कभी गाना बजाना होता। नित्य नए प्रोग्राम बनते थे। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को अपने जाल में फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही ऐसी संपत्ति था जिसके सामने दुनिया भर की दौलत दे थी। उन्होंने अपने सामने देखकर उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी। मगर 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की अपार और अतुल प्रेम और की सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें सुनती थी।
पर उसमें विवाह का शब्द न आने पाता था। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो। ऐसे प्यासे को पानी के सिवा भला और किस चीज़ से तृप्ति हो सकती है। प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीज़ों की तरफ उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं निकलती। क्या इस विषय पर कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या वह केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे सहा न जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर वह आग में कूद सकती थी, पर वह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन रईस के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, किंतु प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के साथ वह निर्लज्ज जीवन न व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी, और उन लोगों ने किया भी ऐसा ही। उन्हें भय तो ना था कि कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे। हाँ, मगर ये भय था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम न कर दें, या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें। कुंवर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे, यहाँ तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, देखो, तुमसे एक बात कहता हूँ, इनकार न करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपको भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुंह से निकलने की देर थी, तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी। एक क्षण के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी। आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली, विवाह की बात अब तक क्यों न की? कुंवर साहब ने जबान दांतों तले दबाई, मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी, तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो, और मैं जो कुछ हूँ तुम जानती ही हो। मैं निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूँगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझ में अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तुम साहित्य या संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूँ और अपनी क्षुद्रता पर लज्जित हो जाता हूँ। तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं हो, तुम मेरे लिए स्वर्गीय हो, स्वर्गीय। मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे। उनकी वाणी कभी इतनी प्रगल्भ न थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ था। लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था। वह पुरुष इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट है, इतना विनीत है, इतना उदार है। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे? तारा, दया करके बहुत दिनों के लिए मत टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या कीजिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा। मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं। उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के दिन वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं प्रातःकाल आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, मुंह से एक शब्द न निकला। कुंवर साहब चले गए, पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुर नारी क्यों इतनी किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई, क्यों इतनी विमूढ़ हो गई, ये उसे खुद नहीं समझ आ रहा था।